नमस्कार। आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय जन पार्टी के कार्यकर्ता और मोरबा विधानसभा के जो अभी प्रत्याशी हैं वो भी हमारे साथ हैं। आज उनसे कुछ बात करते हैं विधानसभा 2020 चुनाव के बारे में। नमस्कार सर, आप अपना परिचय पहले बताइए। मैं गौतम ठाकुर, मोरबा विधानसभा से राजपा भावी उम्मीदवार राष्ट्रीय जन पार्टी से है। अच्छा, और आप अपना परिचय बताइएगा सर। नमस्कार मित्रों, मैं रणधीर कुमार सिंह, राष्ट्रीय जन पार्टी प्रदेश सचिव सह मोरबा विधानसभा प्रभारी। और सर आपका परिचय? मैं प्रशांत चौधरी, बोलिए। प्रवक्ता। चलिए, और आप अपना परिचय बताइए सर। नमस्कार साथियों, मैं युवा सचिव जन पार्टी युवा सचिव मोरबा। चलिए सर, आप सब जान रहे हैं कि अभी 2020 का चुनाव है और ये चुनाव बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही अजीब सिचुएशन में हो रहा है। अभी कोरोना काल है, उस हिसाब से अभी लोग जनसंपर्क में भी डर रहे हैं, रैली भी नहीं हो सकता है अभी। इस सब दिक्कतों को देखते हुए आप लोग चुनाव का तैयारी कैसे कर रहे हैं और आपको क्या लगता है कि आपकी सरकार आती है तो किस तरफ ज़्यादा आप लोग का, क्योंकि आप लोग का जो है पहले भी एक संगठन चल रहा है, ब्राह्मण भूमियार के नाम से एक संगठन चल रहा है, तो क्या आपकी पार्टी सिर्फ ब्राह्मण भूमियार को केंद्रित पार्टी है या, क्योंकि राजनीतिक पार्टी तो किसी एक समुदाय को केंद्रित करके नहीं चलती है, और वैसे आपका जो है सो फॉरवर्ड कास्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा आप लोग कार्य करते हैं, तो क्या उसको केंद्रित करके आपकी पार्टी है? और मोरबा विधानसभा के लिए कैसे तैयारी आप लोग कर रहे हैं? देखिए सर, जहां तक पार्टी की बात है तो जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, राष्ट्रीय जन पार्टी, अर्थात हम जन जन की बात करते हैं और केवल सवर्ण समाज की बात कहें ऐसा कुछ नहीं है कि हम केवल सवर्ण समाज की ही बात करेंगे, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हम सवर्णों की बात को भी प्रमुखता से उठाते हैं कि आखिर इनके बीच में, इस समाज में जो परेशानी है, जो दिक्कत है, उस पर भी सिस्टम सरकार ध्यान दे और उनके निदान का कोई मार्ग तो होगा और जो भी सरल मार्ग है वो मार्ग निकाला जाए। हमारी लड़ाई हमेशा से यही रही है, किसी भी समाज को प्रताड़ित करना या किसी भी समाज का विरोध करना ये हमारा उद्देश्य कभी नहीं रहा है। हम हर समाज के, हमारी पार्टी का केवल एक ही जाति है, केवल युवा। हम युवाओं की लड़ाई लड़ते हैं, उनके उत्थान के लिए, उनके पलायन को रोकने के लिए क्या योजना बनाया जाए उसका एक रोड मैप है हमारे पास। हम उस रोड मैप के हिसाब से काम करने आए हैं। बदलाव जरूरी है। आप बैनर में देख सकते हैं, हमने बदलो बिहार का टैगलाइन दिया है। इसमें यह नहीं लिखा हुआ है कि बदलो मोरबा, बदलो समस्तीपुर, ऐसा कुछ नहीं है। बदलो बिहार। परिवर्तन जरूरी है क्योंकि पिछले 30 सालों में जिनकी सरकार रही है, अगर आप पहले शुरू से बिहार का डाटा निकाल के देखें, श्री बाबू से लेकर जगन्नाथ मिश्रा तक का शासनकाल, तो उस शासनकाल में हम अग्रणी राज्यों की श्रेणी में हुआ करते थे। कभी श्री बाबू के नेतृत्व में भारत के सबसे अग्रणी राज्यों में पहले पायदान पर थे। उसके बाद फिर उतार चढ़ाव होते गया, फिर भी अंत में जगन्नाथ मिश्रा तक हम 1 to 10 के अंदर थे, 1 से 10 के बीच में ही हम थे। लेकिन इस पिछले 30 साल में जिनकी भी सरकार आई, जनता ने जिन्हें अवसर दिया, लोग कहते हैं कि हमें अवसर नहीं मिलता है, जनता हम पे विश्वास नहीं करती है, तो जनता तो अवसर दिया, लेकिन पिछले 30 सालों में आपने कितना विकास किया ये तो हमारा ग्रोथ रेट बता रहा है कि हम कितने विकास किए हैं। 15 साल जिनकी सरकार रही, 90 के दशक से लेकर के, तो फिर हम पिछड़ते पिछड़ते सबसे निचले पायदान पर चले गए। बदलाव जरूरी था तो उनको बदल के नया चेहरा नीतीश जी का लाया गया कि शायद ये अच्छा काम करेंगे, लेकिन उनका भी 15 साल में कहते हैं कि इतना बड़ा खाई था। आज सत्ताधारी दल के जो भी नेता हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, उनसे प्रश्न करने पर कि आपने क्या किया, वो एक ही जवाब देते हैं कि पहले वाली सरकार ने क्या किया था। अरे पहले वाली सरकार अगर कुछ नहीं किया तभी तो आपको लाया गया। जनता आपका चयन इसलिए किया कि उस सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन आप बताइए कि आपने क्या किया। हम 15 साल पहले भी विकास के सबसे निचले पायदान पर थे,
और आज भी वहीं पर है। हमारा ग्रोथ रेट बिल्कुल नहीं बढ़ा है। अगर सही में आपने विकास का काम किया होता तो चलिए हम निचले से पहले पर नहीं आ जाते, लेकिन कुछ तो हमारा विकास हुआ होता, हमारा ग्रोथ रेट कुछ तो बढ़ा होता। लेकिन पिछले 30 सालों का डेटा देख लीजिए कि हम जहां थे पिछड़ते पिछड़ते जो निचले पायदान पर गए तो आज भी वही है। तो आप जैसे कि बता रहे हैं कि मतलब कि स्वर्ण जब तक राज किए हैं तब तक विकास हुआ है। एक अगर पिछड़े जाति के लोग भी आके अगर इस पे समाज पे राज किए, 15 साल वो भी दिए, 15 साल लालू जी का भी रहा कार्यकाल, 15 साल जो है सो फिर नीतीश जी का भी कार्यकाल रहा है। तो इस 15 साल के दौरान में क्या आपको लगता है कि वो लोग अपने ही जाति, अपने ही वर्ग विशेष का डेवलपमेंट किए हैं? देखिए, इन 15 सालों में अपने ही वर्ग विशेष की जो बात करते हैं, केवल उनके साथ तुष्टीकरण की राजनीति हुई है, विकास नहीं हुआ है। विकास चाहे हमारा हो या उनका हो, ग्रोथ रेट बिहार का बढ़ता। मान लेते हैं सवर्ण समाज को अगर एक साइड कर दे तो बाकी जो भी हुए हैं, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित महादलित समाज से लोग जो सत्ता में बैठे हैं, अगर वो केवल अपने समाज का भी विकास किए होते, फिर भी हम अपने अपने समाज का अगर हर अवसर तो सबको मिला, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित महादलित, हर आदमी को अवसर मिला, हर समाज के लोगों को अवसर मिला। लेकिन आज हम गर्व से कह सकते हैं कि जन कल्याण का काम और जनता के हित में एक सुचारू रूप से एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था जो हमारे समाज के जनप्रतिनिधियों ने चलाया है, वो फिर नहीं आया। और हम समस्त जनता से ये अपील करते हैं कि एक बार फिर हमें अवसर दिया जाए। हम केवल तुष्टीकरण की राजनीति करके ये अवसर नहीं मांग रहे हैं। हमने पहले वो काम किया है और शासन करके, जन कल्याण करके हमने सिद्ध किया है, और उसी आधार पर अपने किए हुए गए अपने समाज के बुजुर्गों को जो पहले से थे हमारे नेतृत्वकर्ता, उनके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर हम जनता से अपील करते हैं कि हमें फिर से मौका दिया जाए। अगर हमारा विकास दर, अगर हमारा ग्रोथ रेट, हमारे कार्य करने की शैली जो पिछले 30 सालों की सरकार की थी उनसे बेहतर नहीं हुआ, तो फिर 5 साल के बाद एक दिन फिर आपके निर्णय का है। हाँ, तो वो तो जनता के ऊपर होती है। हर 5 साल बाद एक पार्टी को मौका मिलना चाहिए, ऐसा आपका कहना है? जी जी। और जहाँ तक विकास की बात होती है तो आपकी पार्टी की कुछ मैनिफेस्टो बनी होगी, कैसे विकास लाएंगे, क्योंकि 30 साल का कार्यकाल होता है, बहुत बड़ा कार्यकाल हो जाता है, एक जनरेशन बीत गया। उस जनरेशन में जो पिछड़ा हुआ है, जो हम लोग बैकवर्ड की तरफ गए हैं, पीछे की ओर गए हैं, उसको क्या आपको लगता है उसी तेजी से 5 साल के कार्यकाल में कंप्लीट कर लिया जाएगा अगर आपकी सरकार आती है तो, या किसी और की भी सरकार आती है तो? क्या लगता है कि जो हर कोई अभी जो है सो बोल रहे हैं कि हम विकास कर देंगे, विकास कर देंगे, और जिस तरह का पीछे की ओर हम लोग गए हैं, जिस गति से पीछे की ओर गए हैं, उस गति से क्या 5 साल में उसको फिर से वापस कर सकते हैं? देखिए, जो पूरे प्रदेश की बात जहां तक है, तो पूरे प्रदेश का मैनिफेस्टो तय करना ये तो पार्टी के आला कमान का निर्णय होता है। और मोरबा विधानसभा से, चूंकि हम मोरबा विधानसभा से उम्मीदवारी के लिए आ रहे हैं, तो मोरबा विधानसभा के लिए जो हमने मैनिफेस्टो तैयार किया है अपने मित्रों साथियों के साथ मिलकर, वो चूंकि हम यहाँ पर बिल्कुल फर्श पे पहुंच चुके हैं, और फर्श से अर्श तक का सफर यदि करना है तो एक ही साथ हम जमीन से आसमान में नहीं पहुंच सकते हैं, सीढ़ी नीचे से ही शुरू होती है। तो हमने जो मैनिफेस्टो तैयार किया है वो कुछ इस प्रकार ही है कि हम नीचे ले स्तर से अपना ग्रोथ रेट शुरू करें, तब जाके आगे चल के हमारा विकास हो सकता है। जैसे आप कहें कि 5 साल में उसी तेजी से, किसी भी घर को बनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन अगर तोड़ना हो तो ज्यादा समय नहीं लगता है। तो जो टूट के गिर गया है फिर से उसको उठाना है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि 5 साल में हम पूरे सिस्टम को सुधार देंगे, लेकिन ये जरूर कहेंगे, जैसा कि हम लोगों ने मैनिफेस्टो तैयार किया है खासकर मोरबा विधानसभा के लिए, यहाँ के किसानों की जो समस्या होती है, कुछ जो छोटे किसान होते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर किसान, जो कहीं से उधार लेके, कर्ज लेके अपना खेती किए
और फिर उपज के साथ ही तुरंत वो अपना सामान बेच देते हैं, क्योंकि उनको कर्ज जो होता है उसका भी पैसा वापस करना होता है। और अगर वो सामान अपना उपज कोल्ड स्टोर में डालते हैं तो वहां भी कोल्ड स्टोर का फीस देना पड़ता है। तो इस वजह से आर्थिक तंगी की वजह से वो नहीं स्टॉक नहीं कर पाते हैं अपने सामान। इसलिए अगर हमारी सरकार हम सत्ता में आते हैं, मोरवा विधानसभा में हमें जनता अवसर देती है, तो सबसे पहले हम किसानों की समस्या को देखते हुए एक कोल्ड स्टोर का निर्माण कराया जाएगा, जो कि मोरवा के किसानों के लिए निःशुल्क होगी। अब जैसे कि आप जाति की बात कर रहे थे, हमने केवल मोरवा के किसानों की बात की है। हमने ये नहीं कहा है कि सवर्ण किसान को ही उसमें जगह मिलेगा, अन्य वर्ग के किसान को मिलेगा उसका सुविधा। उसके बाद दूसरा मैनिफेस्टो जो हमारा है, प्रत्येक पंचायत में, सरकारी स्कूल तो हर पंचायत में लगभग है ही, उसमें जो उसका सिस्टम जो बिगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आज स्कूल के जो शिक्षक हैं उनके बच्चे भी उन्हीं के स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। हर आम जनता का, हर एक जनमानस का बच्चा उस स्कूल में पढ़ के शिक्षित हो, एक अच्छा शिक्षा व्यवस्था मिले, इसके लिए स्मार्ट स्कूल का व्यवस्था और डिजिटल क्लास का व्यवस्था, ये अगर हमें जनता अवसर देती है तो हम वो करेंगे। तीसरा जो हमारा मुद्दा है बेरोजगारी का, जो युवाओं के लिए, खासकर हमारे बिहार के युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। यदि अगर बेरोजगारी पर हम ये कहें कि हम सत्ता में आते हैं तो सबको एक तरफ से नौकरी दे देंगे, तो ये बात हवा हवाई होगी। यदि हम यूं कहते हैं कि पूरे भारत के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे मोरवा में ही आके अपना इंडस्ट्री लगाएंगे, ये भी उचित नहीं होगा। ये बात भी कुछ हजम होने जैसी नहीं है। हमने लघु उद्योग पर विशेष जोर दिया है, खासकर जो लघु उद्योग में जिसका हम यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कर सके और रॉ मटेरियल के लिए हमें बाहर नहीं जाना पड़े। कृषि से रिलेटेड जो उद्योग होते हैं उन सभी उद्योगों को, अब जैसे मान लीजिए कि हल्दी पाउडर है, हम बाजार से खरीदने जाते हैं, जो राजस्थान में तैयार होता है, जैसे MDH है या फिर अलग अलग ब्रांड है, वो अलग अलग जगहों पर तैयार होता है, लेकिन बिकने के लिए हमारे बिहार में आता है। यहाँ से जो भी टैक्स मिलता है वो तो जाता है राजस्थान में, तो फिर इकोनॉमी हमारा कैसे बढ़ेगा? अगर हम उन लघु उद्योग के माध्यम से, छोटे छोटे उद्योग के माध्यम से ही हम वो फैक्ट्री, वो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ शुरू करें, तो हमारे किसान आज भी हल्दी की खेती करते हैं। चूंकि वो बेचने का उतना अधिक सुविधा नहीं है तो बड़े पैमाने पर नहीं करते हैं, अपने यूज भर करते हैं या थोड़ा बहुत बेच लिए उतना ही करते हैं। तो वो तो हम कर सकते हैं, एक विधानसभा के जनप्रतिनिधि इतना तो कर सकते हैं। टमाटर का सॉस हो, वो हम बाजार से खरीदने के लिए जाते हैं, हमारे वो वहाँ जो 100 ग्राम का पाउच जितने का मिलता है, हमारे यहाँ 5 किलो, अब 2 महीना का बाद को जो सीजन, ठंडी का सीजन आएगा, हमारे यहाँ 5 किलो का वो रेट होता है जितना वो 100 ग्राम। आपका कहने का मतलब है कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उसी से आप जो है स्कोप एक निकालेंगे, जिससे जो है सो घर के अंदर ही उद्योग लगे और वहां से ही जो होममेड सामान है वो आपके बाजार में मिले और आसपास के बाजारों में भी सप्लाई हो, जिससे कि ग्रोथ से हमारा, जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे, आज बाहरी इन्वेस्टर जो बड़े उद्योगपति हैं हमारे यहाँ नहीं आना चाहते हैं, उनके पास कई समस्याएं हैं। सबसे पहला तो हमारी सरकार उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने में सक्षम नहीं है। आखिर वो क्यों आए हमारे यहाँ? उनको सरकार को भी टैक्स देना पड़े और गुंडा टैक्स भी देना पड़े, तो फिर वो हमारे यहाँ क्यों आए? हाँ, ये तो है। अब जैसे कि अभी आप बताएं, मोरवा विधानसभा है, काफी वहां पर अभी तक में जो है 5 साल विद्यासागर निषाद जी का रहा है कार्यकाल, तो इसमें निषाद सहनी बेल्ट बहुत ज़्यादा लगता है, और अभी शायद उनसे भी पहले जो विधायक थे वो उनके साथ भी ये टैगलाइन था, मतलब कि एक कास्ट विशेष वाइज जो है वो विधानसभा माना जाता है और वही जीतते हैं। तो क्या लगता है कि आपको वहाँ पर आप कंपटीशन उस दौर में कर सकते हैं, उस दौर में दे सकते हैं उन लोगों को? जी, निश्चित रूप से हम कंपटीशन कर सकते हैं और अच्छी तरह कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास, हम केवल हवा हवाई बात करने नहीं आए हैं। हमारे पास एक रोड मैप है
जिससे कि हम अपने विधानसभा क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। और उस रोड मैप, तो जो हमारे पास रोड मैप है, हमने आपके चैनल के माध्यम से प्रत्यक्ष किया है, आम जनता तक पहुंचाना तो आपका काम है। तो अगर हमारा विचारधारा सही है तो जनता निश्चित रूप से हमें अवसर देगी, क्योंकि हमारे मैनिफेस्टो का कोई भी बात ऐसा नहीं है जो एक विधानसभा का जनप्रतिनिधि नहीं कर सकता है। ये हर एक काम हमने निचले, वो तो हमने आपको पहले ही बताया कि हम बिल्कुल फर्श पर हैं और यहाँ से अर्श तक का सफर हमें करना है, तो सीढ़ी तो नीचे से ही शुरू होगी। तो 5 साल में ही एक बार हम अर्श पे पहुंच जाए ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन यदि जनता हमें अवसर देती है तो 5 साल के बाद हम गर्व से जनता के समक्ष कह सकते हैं कि हमने विकास किया है। आपके कहने का मतलब है कि अगर 5 साल आपको मौका मिलता है तो आप काफ़ी ज़्यादा विकास नहीं तो इतना हद तक कर सकते हैं जिससे कि आप मोरबा विधानसभा को और मड़वा के लोगों को गर्वान्वित कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, आप गर्व से कह सकते हैं कि हम मोरबा के निवासी हैं। हम मोरबा के निवासी हैं। और अभी चुनाव तो अब काफ़ी नज़दीक आ गया है, तो आप लोग का चुनाव का तैयारी कैसे चल रहा है, कैसे आप लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि अभी जो है कोरोना महामारी भी है और क्योंकि छोटी छोटी पार्टी है तो अभी जनसंपर्क या रैली वगैरह करके भी अपने आप को नहीं सामने ला सकते, तो किस तरह आपका तैयारी चल रहा है? तैयारी जो हमारा चल रहा है सघन जनसंपर्क के माध्यम से, सोशल डिस्टेंस का, चूंकि कोरोना महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए हम हर एक दरवाजे पर अपना विचारधारा रखने के लिए जाते हैं। लोगों के समक्ष हम अपनी विचारधारा रखते हैं और सहमति देना और नहीं देना वो तो जनता का काम होता है, वो निर्णय करेंगे। अगर हमारी विचारधारा सही है, हम अपने मन से कह रहे हैं कि हमारी विचारधारा सही है, एक विकसित विचारधारा लेकर हम आए हैं, जो बात हवा हवाई नहीं, जमीन पर काम करने आए हैं। लेकिन अगर सही में हमारी विचारधारा उचित है तो जनता हमें जरूर अवसर देगी, इस बात का विश्वास है। और इसलिए हम हर एक जनमानस से, हर एक जनसाधारण से उनके घर तक जाकर हम मिल रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। चलिए, अब रणधीर जी से एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं। अब विधानसभा प्रभारी हैं, तो प्रभारी होने के लिए तो सारा आपके ऊपर प्रभार होगा कि कैसे काम करना है, नहीं काम करना है। तो आप लोग बूथ लेवल पे किस तरह का तैयारी कर रहे हैं इलेक्शन के लिए? बूथ लेवल पर जो तैयारी हम लोग का है वो बिल्कुल हर बूथ पर है, और हम ज़्यादातर फोकस युवा पर भी कर रहे हैं। युवा का संगठन हो, युवा की समस्या को सुना जाए। युवा हमारे देश के या हमारे क्षेत्र की पीढ़ी है, और यही कारण है हम लोग युवा को मोटिवेट करते हैं, युवा को रोजगार देने का काम करेंगे। अगर हमारी इस मोरबा विधानसभा में जो मेरा मैनिफेस्टो है, इसमें स्पष्ट है कि युवा पर विशेष जोर दिया जाएगा और किसान पर। ये मैनिफेस्टो आप इससे पहले बताए थे कि आप एक सवर्ण समाज से हैं। सवर्ण समाज का जो ये एक संगठन था, देखिए संगठन एक सामाजिक संगठन था। इस मैनिफेस्टो में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि किसान सवर्ण ही होते हैं, किसान सभी जातों से हैं। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि युवा सिर्फ सवर्ण में होते हैं, किसी अन्य दलित में, महादलित में नहीं होते हैं। हम युवा की बात कर रहे हैं, हम किसान की बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ मेन फोकस युवा और किसान का है जी। तो आप लोग मतलब कि अभी तो सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग इंटरेक्ट करते होंगे, बातचीत आप लोगों की हो सकती है, तो आपको क्या अभी जो आपको विधानसभा से क्या क्या आपको लग रहा है कि मुख्य समस्या क्या क्या निकल के आ रहा है युवाओं के बीच से? पहला समस्या तो अगर युवा की लीजिएगा तो बेरोजगारी बहुत ज्यादा, छोटी सी अगर उद्योग लगाया जाए, जो अभी हमारे गौतम बाबू ने बताए, छोटा प्लांट 10 लाख में, ऐसे ढेर सारा प्लांट हो सकता है। आप कुरकुरे की बात कीजिए, वो कहाँ का प्लांट है? गुजरात का है, और रॉ मटेरियल बिहार से जाता है, उसमें मकई बिहार से जाता है। तो हम वो कुरकुरे का प्लांट इस मोरबा विधानसभा में क्यों नहीं लगाएं? ये एक जनप्रतिनिधि कर सकता है, जो हमारे मोरबा के धरती के जनप्रतिनिधि है, विधायक हैं, वो कर सकते हैं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत भी आते हैं, बहुत सारी योजना है। तो फिर ऐसा क्यों नहीं? हमारे क्षेत्र में आम का बगीचा बहुत सा है, तो आम का जूस यहाँ क्यों नहीं बनता है?
ये हम गुजरात से मंगवाते हैं, जैसा हरियाणा कि से अभी आप मंगवाते बोल हैं। ही दिए हैं कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, स्वरोजगार योजना है, इस तरह से बहुत सारा ये भी बना हुआ है, संगठन भी बना हुआ है जो लोन प्रोवाइड करती जी। है रोजगार के लिए। तो क्या लगता है कि युवाओं को अगर सही गाइडलाइन मिल जाए या फिर युवा चाहें तो उनको क्यों नहीं वो अपना उद्योग खुद ही लगा रहे हैं अपने क्षेत्र में? इसके पीछे का रीजन क्या है कि क्यों नहीं? आज अगर कि आज आप ही युवा हैं तो आप भी अपने क्षेत्र में उद्योग लगा सकते हैं। इसके लिए सरकार में आने की जरूरत है क्या? है करप्शन, वहाँ एक शब्द छुपा हुआ है करप्शन। अगर हम चले कि हमको स्वयं रोजगार करना है तो एक प्रोसेस होता है। अगर हम उद्योग विभाग में जाएं, वहाँ जाके उनके जो भी पदाधिकारी हैं उनसे बात करें कि सर हम उद्योग लगाना चाहते हैं, हमें सारी प्रक्रिया जब हम कर लेते हैं तो पता चलता है कि हम अगर घूस नहीं दिए टेबल के नीचे तरवाला तो मेरा फाइल वहीं का वहीं दब जाता है। और स्वाभाविक है जिस दिन दब जाएगा मेरे सारे युवा का कर्जा टूट जाता है कि अब हमसे कुछ नहीं होने वाला है। यह बेरोजगारी है, सब मानसिकता है युवा में, वो जोश है कि कर सकता है। वही युवा जाके बाहर में जाते हैं तो काम करते हैं कि नहीं करते हैं? वही जज्बा है, वही जोश है। बस ये आपको लग रहा है कि जैसे कि बस अफसरशाही जो है, ये करप्शन जो सब छुपा हुआ है, यही कारण वजह है कि यहाँ सब कुछ जानते हुए भी हम अधूरा है। तो करप्शन 15 साल से नीतीश बाबू का एक ही कहना है कि सुशासन बाबू की सरकार रही है, सुशासन बाबू की सरकार रही है। तो फिर करप्शन तो क्या लगता है बहुत बड़ा करप्शन अभी भी है बिहार में? करप्शन बहुत बड़ा नहीं है, जितना बड़ा उसको बोल सकते हैं, इतना विजन है करप्शन का। हर क्षेत्र में करप्शन है। अगर नहीं रहता तो एग्रीकल्चर की बात हमसे कीजिए, हम बताएंगे। बेरोजगारी की बात करेंगे, राजस्व से बात करिए, हम बताएंगे। मेरे पास जमीन है और उसकी सर्टिफिकेट शो करने के लिए भी बहुत सारे प्रक्रिया करना पड़ता है। उसकी सर्टिफिकेट शो करने के लिए कि मेरे पास स्वयं का जमीन है और पैतृक है, सारी प्रक्रिया करना पड़ता है। ऐसा क्यों? अभी आप करप्शन की बात करें, चलो हम राजस्व की बात करते हैं। अगर हम जमीन इन्हीं से लिए 2 कट्ठा 4 कट्ठा अगर हम लिखवाते हैं तो लिखाने का जो फीस है, चलिए वो तो स्टाम्प पेपर प्रक्रिया है, वो सरकार निर्धारित कर दिया। लेकिन उसके बाद जो प्रक्रिया है वो दाखिल खारिज करवाने का, वो तो निर्धारित नहीं है। कर्मचारी साहब 500 में मानेंगे, ये बकरा 500 का कटेगा कि 5000 का, ये पता नहीं है। यही तो करप्शन है ना। कितना हम जेब भर सकते हैं जो हम कट जाएगा बकरा। इसको मिटाना पड़ेगा, इन सब क्षेत्रों में काम करना पड़ेगा। अभी समस्या किसान का लीजिएगा तो किसान को अगर नवंबर में बीज भाव करना है तो मिलता है जनवरी में बीज। ये करप्शन नहीं है? आप अगर पूरे समस्तीपुर का दौरा किए होंगे तो हम आपको फिर कहते हैं कि पूरे बिहार की दौरा कीजिए और बिहार में जितने 8300 कुछ पंचायत है उसका दौरा कीजिए और पता कीजिए वहां किसानों से क्या जो बीज मिलता है बिहार सरकार की तरफ से वो कोई भाव करता है अपने खेत में? नहीं करता है। वो 100% बीज नहीं है। अगर है प्रमाणित तो पूरे 8300 पंचायत में से उस किसान से हमको मिलवाइए। मैं सीना ठोक के कहूंगा कि वो बीज अमान्य है। ऐसा कोई नहीं किसान है जो कह सकता है कि ये बीज हम भाव किए और उसका सही यील्ड हुआ। हम लोग बाहर से खरीदते हैं बीज, उसका 2 गुना 4 गुना 5 गुना रेट देके। यही कारण है कि आर्थिक स्थिति किसानों का ये होता जाता है। और जो हमारे व्यवसायी हैं, जो बाहर से व्यवसायी हैं, 40 रुपए का मकई हमको 400 रुपए में बीज देते हैं, 15 रुपए का गेहूं हमको 60 रुपए में देते हैं। यही पूसा से खरीदते हैं तो 60 रुपए, अब मेरा बीज गेहूं 40 रुपए 15 रुपए बिकता है। अभी निर्धारित की है 1975 रुपया। क्या आपको बताइए, एक बार टहल के सर्वे कर लीजिए कि 1975 नहीं 1600 में लेने के लिए बनिया तैयार नहीं है। तो आप मंडी की व्यवस्था कीजिए ना कि 1975 में हम लेके आए किसान और आप वहां खरीदे और पैसा हमको दे दे। अभी धान है लगा हुआ, आप धान का निर्धारित किए 1800 या 1700 जो भी किए, आप हम लेके आए वहां अपना अनाज, मंडी का व्यवस्था कीजिए और वहां से हम पैसा लेके आए। ये सिस्टम है कहाँ? तो कहने का मतलब है कि वैसे भी बिहार में जो है हम लोग जिस साइड में हैं, इस साइड में कृषि प्रधान ज़्यादा रहा है
और एग्रीकल्चर में ही करप्शन बहुत ज़्यादा है, और करप्शन एग्रीकल्चर में ही नहीं हर डिपार्टमेंट में है। और जो सुशासन बाबू 15 साल से बोलते आ रहे हैं अभी तक, सुशासन बाबू, वो उनका कहना वो ऊपर से ही सिर्फ दिख रहा है, उनको धरातल पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और अब आपकी सरकार आएगी और आप हमारे सिटीजन, बिहार सिटीजन के प्लेटफॉर्म से क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को, क्या कहना चाहते हैं? क्रांति आएगी कृषि क्षेत्र में। अगर हमारी मोरबा में भी सरकार, मोरबा में सरकार बनती है, मोरबी की बात करते हैं, पूरे प्रदेश की बात हम नहीं करते हैं, मोरबा में अगर हमारी सत्ता आती है तो किसान के क्षेत्र में फिर नया क्रांति होगा। दोहरी क्रांति जो थोड़ा सा हुआ था उसको हम तहरी क्रांति के रूप में देके पूरे मोरबा विधानसभा की धरती को बता सकते हैं कि ये किसी कृषि क्षेत्र में बिल्कुल क्रांति आएगी और आएगी। और सर आपसे आखिरी सवाल रहेगा कि क्योंकि आप विधानसभा प्रभारी हैं, विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं, सॉरी, तो आप एक चीज़ बताइए कि आपसे एक सवाल है कि सत्ता या सेवा? सेवा। सेवा। आप देख सकते हैं, यह है जनसेवा। आप देख सकते हैं हमारे बैनर में हमने कहीं भी भावी प्रत्याशी या प्रत्याशी नहीं लिखा है, हमने जन सेवक लिखा है। और ये केवल हमने नहीं, राष्ट्रीय जनजन पार्टी आशुतोष क्रांति का हर एक सिपाही अपने नाम के आगे जनसेवक ही लगाता है। कार्यकर्ता अन्य पार्टियों में हुआ करते हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय राजपा परिवार में जनसेवक होते हैं, कार्यकर्ता नहीं। मतलब कि आप सत्ता में रहे न रहे जी, लेकिन आप सेवा भाव आप लोग में हमेशा रहेगा। जी, हम यहाँ मोरबा में नेता नहीं बेटा बनने आए हैं, और मोरबा विधानसभा की जनता से को हम वचन देते हैं कि आप, हम चुनाव परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन मोरबा विधानसभा का एक एक जनमानस जब भी इस बेटा को खोजेगा हम उनके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।